नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 10 मार्च को परिणाम पर्व के लिए यूपी तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव ने ईवीएम का राग छेड़कर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईवीएम पर बेवफाई के आरोप लगे हों। 2014 के बाद से ही ईवीएम बदनाम होती रही। एग्जिट पोल के बाद से ही अखिलेश समेत तमाम विपक्षी दल ईवीएम का रोना रो रहे हैं। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह के तेवर दिखाए, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर नतीजे मनवाफिक नहीं आए तो यूपी में उत्पात हो सकता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि एग्जिट पोल में हार के बाद बदल गई है अखिलेश की रणनीति क्या? एसपी को मिली हार तो क्या यूपी में होगा बवाल? ईवीएम पर रार बरकरार, 10 को किसकी बनेगी सरकार? अखिलेश का प्रशासन पर आरोप लगाना कितना जायज है? समाजवादियों की लड़ाई क्या लोकतंत्र पर आई और आखिर ऐसा क्यों है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। ग्राउंड से हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी आपको ग्राउंड से जुड़ी अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव में मतदान का दौर खत्म हो चुका है। अब हर किसी को नतीजों का इंतजार है। 10 मार्च को इस परिणाम पर्व को मनाने के लिए यूपी की जनता और सूबे के राजनीतिक दल तैयार हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से परिणाम पर्व का मजाक बनाया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 7 चरणों के चुनाव प्रचार तक अखिलेश काफी उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन मतदान खत्म होते ही जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखी, बस समाजवादी पार्टी ने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया। वाराणसी में ट्रक में मिली ईवीएम को लेकर अखिलेश ने जिस तेवर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे बहुत कुछ दिख गया। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। दरअसल अखिलेश सिर्फ ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि वो पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि अखिलेश यादव अब भड़काऊ पॉलिटिक्स पर उतर आए। सवाल तो ये भी उठ रहा है, अगर चुनाव के नतीजे एसपी के मन मुताबिक नहीं आए तो क्या यूपी में उत्पात मचाने की तैयारी है? इसका असर मुरादाबाद में देखने को भी मिला, जहां एसपी कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार से धक्का मुक्की तक कर दी। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए, तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। बीजेपी अपने प्रचार के दौरान अखिलेश राज के गुंडा राज का जिक्र करती रही, लेकिन ईवीएम को लेकर अखिलेश ने जिस तरह से तेवर दिखाए, उससे इन बीजेपी के आरोपों को बल मिल रहा है, जिसमें एसपी कार्यकर्ताओं का जिक्र करते बीजेपी थकती नहीं थी। अखिलेश ने तो पूरे यूपी प्रशासन पर सवाल खड़े किए। हालांकि यूपी का प्रशासन मतगणना को लेकर तैयार है। इलेक्शन कमीशन के हर बिंदु पर बहुत विस्तृत निर्देश है। इलेक्शन कमीशन के हर निर्देश का कड़ाई से पालन ग्राउंड लेवल पर हो और प्रॉपरली अरेंजमेंट हो और पूरा ट्रांसपेरेंट वे से जो है इलेक्शन सुनिश्चित कराए, ये निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कोई भी ऐसा जो है सामग्री, कोई भी ऐसी गाड़ी, कोई भी ऐसी व्यवस्था न करें जिससे कहीं भी किसी भी तरह का कोई जो है भ्रम फैले। देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कराना प्रशासन के लिए एक चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार। अखिलेश के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए वाराणसी के एडीएम को सस्पेंड कर दिया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा। हालांकि अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हताश हो गए हैं, बौखलाए गए हैं। जिस भाषा का उन्होंने कल सार्वजनिक रूप में
प्रयोग किया। आज़ादी की 75 साल के बाद हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पे अनास्था प्रकट करना, ना केवल अनास्था प्रकट करना, उसको सबवर्ट करने का, उसको धक्का मारने का, उसको निंदा करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। 10 मार्च को होने वाली मतगणना में कुछ घंटों का वक्त ही बचा है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को लेकर पूरे यूपी में बवाल मचा रखा है, उससे इतना तो साफ हो गया कि अगर नतीजे एसपी के मुताबिक नहीं आए तो यूपी में फिजा खराब हो सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। हीरो वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उमाशंकर पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस के, और इसके साथ साथ लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ संवाददाता राहुल राजपूत सहयोगी हमारे, और वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुडीर सर भी हमारे साथ लगातार लाइव कनेक्ट हैं। सबसे पहला सवाल भुवन जोशी जी आपसे ही, एक तरफ लड्डू बनवाने की आप लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जगराते की तैयारी हो गई। भुवन जी आपकी आवाज इको कर रही है, मैं लौटता हूं आपके पास, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं। लेकिन उमाशंकर जी, एक तरफ जब ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस का स्टैंड इसको लेकर क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता ने लोकतंत्र में जिस सरकार को चुनने के लिए मतदान किया है उसका अपहरण नहीं होना चाहिए, और उसके लिए चुनाव आयोग के साथ ही साथ प्रशासन की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र का चीरहरण होने से बचाएं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में निश्चित रूप से उसके ऊपर आरोप है और तथ्यपरक आरोप है। ऐसा नहीं है कि ये हवा में कोई आरोप लग रहे हैं। हम सबने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानियों को देखा है कि कैसे नॉमिनेशन के पत्र फाड़े गए थे, नॉमिनेशन करने से रोके गए थे, और इसके लिए बाकायदे वस्त्रहरण भी उन्होंने किया था। ये सबने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर भरोसा नहीं है, ये सच्चाई है। और जो एक शब्द का प्रयोग किया गया कि रोना धोना शुरू हो गया, ये रोना धोना नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता के मतदान के अधिकार के फलस्वरूप जो ईवीएम वहां पे रखी गई है, उसकी सुरक्षा पर सतर्कता बरतना, सजगता बरतना, ये रोना धोना नहीं होता है। ये अपनी सतर्कता है कि जो जनता ने वोट किया है उस मतदान को ही अंगीकार करे उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य जहां पर चुनाव हुए हैं। इसलिए मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के इतिहास को ध्यान में रखते हुए सतर्क है, तो ये सतर्कता बेहद जरूरी है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए सतर्क है और अन्य दल भी सतर्क है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है। हीरो वाजपेयी जी, सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का सीधा आरोप आप पर। देखिए, कांग्रेस का क्या कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जिन ईवीएम मशीनों ने इन्हें जीरो दिया, उन ईवीएम मशीनों पे इन्हें विश्वास है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती, बहुमत में नहीं आई, इसलिए इन्हें जहां जीरो मिला वहां विश्वास है। और जहां कई चैनल इनको 1, 2, 3, 4 सीटें दिखा रहे हैं, वहां इनको ईवीएम पे विश्वास नहीं हो रहा है। और रही बात सपा की, तो देखिए, उनको ना निर्वाचन आयोग पे विश्वास है, ना देश के संविधान पे विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना पिताजी पे है, ना चाचा जी पे। इस बार परिवार पर से भी विश्वास हट गया उनका। तो अब ऐसे विश्वास को कायम कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई यत्न प्रयत्न तो कर नहीं सकती। जनता जनार्दन है और उसने जो वोट दिया है वो ईवीएम से बाहर निकलने वाला। और हार की हताशा आपको लगातार दिखने वाली। अखिलेश के प्रवक्ता पहले भी चैनलों से मुंह काला करके भाग गए थे, क्योंकि उन्हें पहले से पता था। और ये जो हल्ला बोल और ये जो धमकी का स्वरूप है, ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उठाती आई है कि यही स्वरूप रहा है 2012 से 2017 का, और जनता ने इसीलिए इनको नकार दिया है। ठीक है।
धीरेन्द्र सर, आपसे समझना चाहेंगे 2014 के बाद से लगातार ईवीएम को लेकर एक सियासी मुद्दा हमने देखा कि किस तरह से मशीन पर भी एक चुनावी मुद्दा छेड़कर चुनाव लड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद अगले चुनाव में भी इसको लेकर सवाल उठाने की कोशिश की गई। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक पार्टी का कार्यकर्ता कमिश्नर की गाड़ी चेक करने लगता है, एक पार्टी का कार्यकर्ता डीएम की गाड़ी चेक करता है, ये कितना संवेदनशील मामला है? और खास करके चुनाव तो आते रहेंगे, चुनाव को लेकर लगातार मुद्दे भी बनते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीजों से माहौल खराब होने की गुंजाइश भी क्या रहती है? इस देश में अभी तक ये कहा जाता है, और हम लोग इसीलिए शायद पूरी दुनिया के जो हमारे साथ स्वतंत्र हुए 60 से ज़्यादा देश थे, 66 देश जहाँ तक एग्जिट याद आता है, और उसके बाद 100 देशों ने स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन भारत इन गिने देशों में शामिल है जिन्होंने उसको बचाए रखा। लेकिन जिस तरह का आह्वान हम लोग कल से देख रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो बेयकीनी करके अपनी हार को, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है, लेकिन आप उस तमाम चीज़ों को जिस लेवल पर ले जा रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि आप ना सरकार पर यकीन करेंगे, ना आप सिस्टम पर यकीन करेंगे, ना आप फिर कल को क्या यूएनओ को आकर चुनाव, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जो जिस तरह के बयान है अगर उनको एनालाइज किया जाए तो वाकई वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप बीजेपी पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता इस देश के सिस्टम को नहीं बदल सकते कि आप एसडीएम, डीएम और इन सब की गाड़ियां चेक करने लगेंगे। ये तमाम लोग आपके साथ भी थे जब आप 2007 में जीत के आए, 2012 में आप जीते, 2007 में बसपा आई, लगातार एक के बाद एक इस राज्य ने सरकारें बदलती हुई देखी, लेकिन जिस तरह का ये माहौल है, लगता है कि उनकी बात मान लीजिए वरना वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक थ्रेट है, आपको कंटिन्यू एक्सेस है, आप उसमें देख सकते हैं। और ईवीएम, बैलेट, ये सब मतपत्र छीनने वाली जैसे नहीं है, क्योंकि इस देश में ये बात लगातार की जा रही है कि जहां बीजेपी सत्ता में आती है वहां अचानक ईवीएम खतरनाक हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि ये स्थिति आपको उत्तराखंड में भी नहीं दिखाई दे रही है, ये स्थिति आप गोवा में नहीं देख रहे हैं, यही इसी समय चुनाव हो रहे हैं, ये आप पंजाब में नहीं देख रहे हैं, तो आप यहां देख रहे हैं। और ये बात मुझे लगता है कि बहुत ही आगे तक जा रही है और बहुत ही खतरनाक इसके इशारे हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में। ये सरकार क्या करेगी? जो सरकार के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। ये एक पेशबंदी है, पहले से पहले की गई, क्योंकि आपको अपने समर्थकों को जवाब देना होगा कि आखिर आपकी पॉलिसीज क्या रही। आप एक पूरे 5 साल तक सरकार के खिलाफ आप अच्छे मुद्दों पर जनता को तैयार नहीं कर सके। आपने जिस गठबंधन को बनाया वो गठबंधन जनता का विश्वास, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, मैं उनके आधार पर जिस तरह के बयान दिए गए उन पर बात कर रहा हूं। शुभम जी बिल्कुल, राहुल आपसे समझना चाहेंगे, और अभी अगर आपका कोई सवाल है तो गेस्ट से कर सकते हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की चुनावी लड़ाई को लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई बता देना उत्तर प्रदेश में, ये कितना जायज आपको लगता है? लगातार आपने भी यूपी को कवर किया। आयुष, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है वो या तो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं मतगणना से पहले, या फिर मतगणना के बाद जो चुनावी नतीजे हों वो क्रांति की बात करते हैं। किस क्रांति की बात करते हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता ही समझा सकते हैं कि सड़कों पर क्रांति होगी। जाहिर तौर पर जो बातें धीरेन्द्र सर ने कही है, या वो ये संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को, का हमारी हार होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप खुले हुए हैं। जाहिर तौर पर अगर अगर पन्नों को पलटा जाए तो कभी भी ये राग नहीं आलापा गया जब 2012 में अखिलेश यादव मेहनत करते हैं, मुलायम सिंह यादव का चेहरा रहता है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं, तब तो ईवीएम पर वो सवाल नहीं उठाते क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। यूपीए का कार्यकाल 10 साल रहा, उसी ईवीएम के सहारे चुनाव जीत के तमाम दल संगठित होकर यकीनन एक सरकार चलाते हैं दिल्ली में। जाहिर तौर पर अलग अलग राज्यों की बात करें, चाहे अघाड़ी सरकार हो महाराष्ट्र की, या फिर एमपी में जिस तरीके से चुनाव हुए, कांग्रेस आगे रही, छत्तीसगढ़ में आगे रही, पंजाब में आगे रही, 2022 में भी देखिए जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, अभी तक कहीं से कोई नहीं, केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं। हो सकता है क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, हम कई जगह प्रोग्राम करने गए जहां कार्यकर्ता हुड़दंग करते नजर आए, कमेंट करते नजर आए, संभालना मुश्किल हो जाता था उनको।
तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से अधिकारी की ये गाड़ी चेक कर रहे हैं, कल को सरकार आ जाए तो क्या हो सकता है। भुवन जोशी जी, सबसे बड़ा अहम सवाल ये हो जाता है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, अपना मुद्दा उठाने का सबको हक है, लेकिन क्या जिस तरह से कुछ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की गाड़ियां चेक कर रहे थे अधिकारियों की, उनकी इजाजत के बगैर ये जायज है? फिजा बिगाड़ने की कोशिश का आरोप जो बीजेपी आप पर लगा रही है, वो कितना उसमें वजन दिख रहा है? तो आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? क्योंकि मैं अभी तक अपनी बात से अब आप बोलिए भुवन जी, आवाज आ रही है आपकी। और दूसरा, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा अपनी पूरी बात रखने का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम समाजवादी पार्टी पूर्ण आश्वस्त है कि समाजवादी पार्टी की कल सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय, जो गाड़ी पकड़ी गई वो किसी के संज्ञान में नहीं डाली गई, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, ना तो पार्टी संज्ञान है। सुरक्षा भी वही है, माननीय अखिलेश जी का सुरक्षा वहीं पर है, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स या फोर्सेज आई हैं वो अभी वही है, तो वो भी उसमें नहीं मिली। जब इस तरह की घटना अगर घटेगी तो क्या हम लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण उस पर आवाज नहीं उठाएंगे? और हमें पूर्ण विश्वास है, जो लड़ाई लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया 5 साल, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, विद्यार्थियों की, और एक आवाज बन के माननीय अखिलेश यादव जी जो पूरे उत्तर प्रदेश में छाए, तो निश्चित तौर पर यह परिवर्तन होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूर्व में 7वां चरण कंप्लीट हुआ है और पूर्व से ही सूर्योदय होगा। आप देख लीजिएगा, कल सुबह का जो सूर्योदय होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मोहन जी, सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि चलिए आपका अपना दावा है, हर पार्टी जीत का दावा कर रही, कोई भी पार्टी अब तक ये नहीं कह रही कि हम हार रहे हैं, हमारी 0 सीटें आएंगी, ऐसा दावा किसी भी पार्टी का नहीं है, न कांग्रेस का, न बीजेपी का, न ही किसी छोटे दल का भी। लेकिन अहम सवाल ये हो जाता है कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से आप लोग आक्रामक हो गए हैं, आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं है, आप लोगों को सिस्टम पर यकीन नहीं है, कोर्ट पर यकीन है या नहीं है, ऐसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी का जब स्टैंड सामने आता है तो बीजेपी से मुद्दा बना लेती है, कहती है कि जिस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे थे वही मुद्दा देखिए यही है। देखिए, समाजवादी पार्टी को सभी पर विश्वास है, लेकिन हमें नहीं विश्वास है जो जनमत के चोरी करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में नाम लेके बोलना चाहूंगा आज, और सिद्ध भी करूंगा इस बात को। भारतीय जनता पार्टी पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की चोरी करी है, पूरे देश में देखा है, प्रदेश में देखा है, महाराष्ट्र में करी है, गोवा में करी है, मणिपुर में करी है। ये लोकतंत्र की चोरी करने वाले लोग हैं। प्रोफेसर सुनिए ना, 2014 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, 2019 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव, समाजवादी पार्टी की यूपी में इन तीनों चुनाव में हार का कारण ईवीएम थी या आप लोगों की खराब रणनीति थी? मैं आपको बोलना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है, और विज्ञान में प्रयोग होते हैं और असफल भी होते हैं। ईवीएम था या नहीं था? ईवीएम कहीं नहीं था ना? बिल्कुल नहीं था। और हमने आपसे कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार चैनल के होने की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह की गाड़ियां पकड़ी जाएंगी, इस तरह से अधिकारियों का रवैया रहेगा, तो समाजवादी पार्टी विरोध करने का काम करेगी। बताइए हीरो वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग जनमत लूटना चाहते हैं, एक गंभीर आरोप है। पिछले जो चुनाव में ईवीएम का मुद्दा उठाया गया था उस पर भी अब भुवन जोशी जी ने साफ कह दिया कि उनकी रणनीति कामयाब नहीं थी। ये हो सकता है ईवीएम में कोई दिक्कत तब नहीं थी। है ना, हाथ भी टूट गया, साइकिल भी टूट गई। फिर एक चुनाव में प्रयोग किया, बुआ बबुआ का साथ है, उसमें भी यही हुआ, जो हाथी चढ़ गया साइकिल पर, वो साइकिल चकनाचूर हो गई। और इस चुनाव में भी इन्होंने फिर 2 लड़कों का साथ निकाला, और कहाँ जाएगा और कहाँ रह जाएगा ये तो इनकी रणनीति और इनका असफल और सफल प्रयोग राजनीतिक विज्ञान का हो तो भुवन जी जाने। लेकिन मेरी एक बात है कि चुनाव का रिजल्ट आने में कल तक का इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद ये धमकाना कि ये हो जाएगा और क्रांति हो जाएगी, ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। मुझे लगता है यही बात पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्यों नहीं कही? वहाँ तो कांग्रेस की 0 सीट आ गई, इनके मित्र वामपंथी दलों की 0 सीट आ गई, तो क्यों नहीं कहा? कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, जहां दिखा रहे हैं बराबर है, वहां उत्तराखंड में दिखा रहे ठीक है, गोवा में दिखा रहे ठीक है, वहां की ईवीएम ठीक है, और जहां इनका डब्बा गोल दिखा रहे हैं वहीं की ईवीएम पे ही हैकिंग हो रही है, वहीं की ईवीएम पे सारा शक है। तो मुझे लगता है लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपने उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने के लिए कि जो रहे बचे हैं वो भी छोड़ के ना भाग जाएं चुनाव के बाद, इसलिए इस तरह की बातें नेता करते हैं। ना ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, ना ही समाजवादी पार्टी कल कोई क्रांति लिख पाएगी। हल्ला बोल की जो 1-2 घटनाएं होंगी उससे उत्तर प्रदेश का पुलिस बल निपटना जानता और निपट लेगा ऐसे अराजक तत्वों से जो इस तरह की हरकतें करेंगे। भुवन जोशी जी, बहुत छोटा सा कमेंट, फिर मैं उमाशंकर जी के पास जाऊंगा। हाथ उठा रहे, बोलिए आप।
मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कल हम समाजवादी लड्डू खिलाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक 5 साल संघर्ष किया है और आज मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की, मातृशक्ति की आवाज उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी बन चुके हैं। ठीक है राहुल, अगर आपका कोई सवाल हो तो निकल गया टाइम, ये जो आप बोलते हैं ये सब निकल गया, कल देखिएगा परिणाम, इस सब का समय निकल गया। अब तो रिजल्ट की चिंता करिए, युवाओं, बेरोजगारों और इन सब का मामला खत्म हो चुका भुवन जी। रिजल्ट पास है, पेपर पर जी मान बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन रहे हैं, और यही मान ले कि यही कार्यकर्ता भी समझ गए हैं कि भैया की सरकार आ रही है और हमारा हक है कि हम गाड़ी की जांच करें, अधिकारी कोई भी हो। कल को ये भी कहने लगेंगे कि भैया जी आ रहे हैं, अब तो हम थाने चलाएंगे, जो पिछली सरकार में होता रहा। इनको खुद सोचना चाहिए कि सब कुछ बेहतर रहा, कानून व्यवस्था ही सबसे अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए रहा, जिस वजह से इनकी सरकार गई। लेकिन आत्ममुग्धता ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से भुवन जोशी जी दिखा रहे हैं। ये तो देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखों को फांसी क्या, बैलेट में बंद है और हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी पे, जिन्होंने आप ये कहावत अपने लिए क्यों पेश कर रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए क्यों कह रहे हैं भुवन जोशी जी? देखिए, हम कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं मैं, शायद सुनने में आपके अंतर आ रहा है। हम तो जीते पड़े हैं, हम जीते पड़े हैं, सरकार बन गई है ये, लेकिन हमारा आज जो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ रहे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, उनके वोट का ही अपहरण ना कर पाए, इनके वोट को अपहरण करने से हमने बचाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, अपनी अपनी जीत को लेकर हर पार्टी। हमारे साथ धीरेन्द्र सर भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल जरा उनसे भी समझ लेते हैं। यकीनन सर, समाजवादी पार्टी तो सरकार बना रही है, उनका कहना है कि हम सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो सवाल इस बात को लेकर है कि कार्यकर्ता या तो उत्साहित हो गए हैं या उत्साह में कुछ ज्यादा ही गलत कदम उठा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए जायज नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इतना जल्दबाजी ठीक नहीं थी और इतने सारे सिस्टम्स पे कि आप उसमें कर दें, जबकि एक एक्सेस किया हुआ, उन्होंने एक्सेस दिया हुआ है, आप उसको 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं और जो बूथ, जो स्ट्रांग रूम है वहाँ तक इनके साइन होते, सारी एक प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर उसमें कोई बड़ा मिसमैच मिलता है तो आपके पास बहुत सारे मीडियम से मीन्स हैं। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ, मुझे ये शक हो रहा है कि उन्होंने एग्जिट्स को ही एग्जैक्ट मान लिया और उसके बाद उनको ये बताना होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने जो मतदाता होते हैं उनकी उम्मीद को इतने ऊपर ले जाए कि उसके बाद नीचे उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो पेशबंदी की जाती है उसी तरह की पेशबंदी है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट ये है, रिजल्ट वो कल दिखेंगे, लेकिन वो जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं वो ना तो लोकतंत्र के लिए बेहतर है, मैं एज ए पत्रकार कह सकता हूँ, और ना ही वो उनके समर्थकों को उस तरफ ले जा रहा है जो बाकी तमाम लोगों को ये आश्वस्त करे कि कल को इनका समर्थन दे। चलिए ठीक है, भुवन जोशी जी आपके पास लौटेंगे, उमाशंकर जी लगातार वेट कर रहे हैं। उमाशंकर जी, अहम सवाल आपसे ये हो जाता है, जैसा राहुल ने भी जिक्र किया कि 2018 का विधानसभा चुनाव जब 3 राज्यों में बीजेपी को कांग्रेस ने शिकस्त दी थी, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, और फिर साथ साथ आप लोगों ने राजस्थान में भी बीजेपी को हराया था। वहां कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो दिक्कत नहीं होती है, बंगाल में अगर आप लोग 0 तक पहुंच जाते हैं, दिल्ली में लगातार 2 चुनाव में आप 0 तक सीमित रहते हैं, वहां दिक्कत नहीं होती है, यानी कि सीधी लड़ाई आप लोग बीजेपी से मान लेते हैं, जहां बीजेपी जीतेगी वहां ईवीएम को लेकर सवाल उठाएंगे, फॉर्मूला आप लोगों ने तय कर लिया है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सदैव प्रश्न चिन्ह है और उसके तथ्य पर कारण है जो मैं पहले भी कह चुका हूं। पहली बात, अभी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए और जिस तरीके से नॉमिनेशन पत्र फाड़े गए, लोगों को नॉमिनेशन करने से रोका गया, वस्त्र हरण किए गए, लोगों को मारा पीटा गया, वो पूरे देश ने देखा। और अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे, गोवा में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, इन राज्यों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी थी और धनबल, बाहुबल, छल, षड्यंत्रों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सरकार बनाने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। और मैं और बताऊं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार की मांग करते हुए क्या कभी देखा था? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कैसे विपक्ष
विपक्ष के लोगों के यहाँ ईडी के छापे पड़ जाते हैं और अमित शाह के चलिए, ये तो हमेशा का ही मुद्दा रहा है। नहीं, उमाशंकर जी, तो हमेशा का मुद्दा रहा है, अपने मुफीद मुद्दे खोजने के लिए आदत होती है। लेकिन उमाशंकर जी बताइए ना, जब लंदन में सैयद शुजा नाम का एक शख्स ईवीएम हैक करने का दावा कर रहा था, तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल जी पहुंच गए थे। जब चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर दावा किया कि आप लोग आइए हैक करके दिखाई, कोई विपक्षी पार्टी नहीं पहुंचा, तो क्यों न कहा जाए कि ईवीएम को लेकर आप लोग हमेशा से ही शक करते रहे, मुद्दा बनाते रहे हैं? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कभी भी ईवीएम पर तर्क नहीं उठाया। कपिल सिब्बल जी किस आधिकारिकता के तहत गए थे, वो कभी आप लोगों ने उस पर जिक्र किया क्या? और दूसरी बात मैं आपको, कपिल सिब्बल आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आधिकारिकता का सवाल उठता ही नहीं भाई। मैंने कहा या किनारे कर दिया आप लोगों ने उनको? आप सुन लीजिए, मैंने कोई किनारे नहीं कर दिया, आप बात को घुमाइए नहीं। सीधी सरल सी बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी की मंशा लोकतंत्र के अपहरण की सदैव रही है। हीरो वाजपेयी जी, कांग्रेस का सवाल ईवीएम पर नहीं है, कांग्रेस का सवाल सरकारी मशीनरी पर है। हीरो वाजपेयी जी, देखिए कांग्रेस पिछले 30-31 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है। ये यहाँ ईवीएम या मशीनरी का अपमान नहीं कर रही है, यहाँ की जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट का अपमान करते हैं और उस मैंडेट का अपमान करने की लगातार कांग्रेस सजा भुगत रही है। और जिन सहयोगी दलों की बैसाखी के सारे इन्होंने केंद्र में सरकार चलाई और उनसे सहयोग कर करके कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस के पास आज ना उत्तर प्रदेश में नेतृत्व है, ना नीति है, ना कोई नियत है और ना ही वर्कर बचा। वो कारण एक यही है कि उत्तर प्रदेश की जो आदरणीय जनता है उसका लगातार ये मान मर्दन करते हैं और दोषी ठहराते हैं सिस्टम को। जनता जनार्दन है, उसने वोट डाला है, 2007 में मायावती को दे दिया, तब नहीं ये चल रहा है, 2012 में दे दिया। एक नीति बना रखी है कि मोदी और योगी को वोट जब पड़े तो कहिए कि साहब ईवीएम ने की गड़बड़ी। और लगातार हारने और साफ होने का कारण यही है विपक्षी दलों का कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां इनका एक ही राग और विलाप है कि ये 4 दिन पहले से रोने लगते हैं ईवीएम, सरकारी मशीनरी, प्रशासन। इसी कारण ये दुर्दशा हो रही है। जनता का मान मर्दन करने का जो ये लोग चेष्टा करते हैं उसीलिए जनता इनको नकार रही है। राहुल, एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है, लगातार आप और धीरेन्द्र सर ग्राउंड पे रहे, ये समझने की कोशिश भी है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी एग्जैक्ट पोल के आए बिना एग्जिट पोल पर इस तरह से रिएक्ट कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास इस चुनाव के बाद कोई इक्वेशन बचता नहीं है यूपी में आजमाने के लिए। जितने पॉसिबल इक्वेशन थे उन्होंने आजमा लिए हैं। आयुष, सियासत में एक चीज होती है गंभीरता। अखिलेश यादव अगर गंभीरता दिखाए होते तो लखनऊ में ही चाचा के साथ मंच पर क्या हुआ सबने देखा। किस तरीके से कुछ सदस्यों को बाहर निकाला जाता है, वो अपने पिता से अड़ जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब 2012 में सरकार बनती है तो उसमें भी वक्त दे दिया जाता है। मतलब ये था कि कोई ना कोई जल्द से जल्द एक चेहरा आएगा और उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अखिलेश यादव का नाम सामने आया। तो ये पूरी चीज देखी गई। हालांकि बाद में किस तरीके से उन्होंने जाति समीकरण को बैठाने के लिए राजभर का साथ लिया, दूसरी ओर रालोद का साथ लिया, तमाम छोटे छोटे सियासी दल अपने चाचा को ही उन्होंने शामिल कराया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर सामने आता है कि अगर आप कहते हैं कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के दायरे में रहकर लड़ रहे हैं, तो अलोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल आप ना कीजिए। बीजेपी यही बार बार कहती, बीजेपी चाहती भी यही है कि अलोकतांत्रिक भाषा, जो असंसदीय भाषा है, उसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करे और जनता में जो संदेश बीजेपी चाहती है कि जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो अब जा रहा है। ठीक है। और ऐसे में जी जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आह्वान किया, उन्होंने कहा कि आप निगरानी बनाए रखिए जहां जहां काउंटिंग होना है। ठीक है। जब लॉर्ड वाराणसी से लखनऊ की तरफ रुक कर रहे थे तो सुल्तानपुर में देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए थे। ताजा मामला वही हुआ था। बिल्कुल। भुवन जी, बहुत संक्षेप में, वक्त मेरे पास कम है। अखिलेश यादव ने अपने चेहरे पर एक भी चुनाव यूपी में अब तक जीता नहीं है। क्या यही वजह है कि वो साख दांव पर है? अखिलेश यादव खुद को साबित करना चाहते हैं और अगर ये चुनाव नतीजे में नहीं दिखता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी अखिलेश यादव खुद के लिए भी।
भुवन जी। बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कल आपके चैनल में दोबारा मिलूंगा। सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है, लेकिन जो लड़ाई लड़ने का काम हम वो कर रहे हैं, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का, इनके साथ जो आ जाता है वो तो गंगा जल से शुद्ध हो जाता है, लेकिन बाकी सब अशुद्ध है इनके लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने करके दिखाया, ये करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का। मैं एक बात में मानूंगा, ये करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कंप्लीट कर लीजिए, इनका उदाहरण है महाराष्ट्र में कैसे सरकार, संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट, रातों रात सरकार बना, अभी भी जीत का दावा है समाजवादी पार्टी का। आपको कोई संशय? 14 में जब से हमने जनता का विश्वास पाया है, उस विश्वास पर कई एग्जाम हो चुके हैं। 17 में हम खरे उतरे, 19 में हम खरे उतरे और 22 में खरे उतरने जा रहे हैं। एक परिवार के मुखिया के द्वारा, एक पारिवारिक पार्टी के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण अखिलेश जी को किया गया था। अखिलेश जी उस परीक्षा में समाजवादी पार्टी के अंदर भी लगातार फेल होते रहे और जनता की अदालत में तो फेल होने फिर से जा रहे हैं। परिवार के अंदर क्या होगा ये तो समाजवादी के लिए अपना पक्ष रखने के लिए बड़ी लड़ाई है 2022 की, और ये 22 की लड़ाई 2024 के लिए भी बेहद अहम होने वाली है। इस लिहाज से भी यूपी के चुनाव को देखा जा रहा है। मैच कुछ घंटे बाकी हैं, यूपी का चुनावी सफर कहां पहुंचता है, किसके लिए कहां पहुंचता है, ये देखने के लिए और न्यूज स्टेट पर इसकी मेगा कवरेज लगातार देख सकते हैं आप।